नमस्कार, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। ये मेरी मधुबनी पेंटिंग है। मैंने पिछली बार आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर स्टेट की एक एक पेंटिंग, जो वहाँ की लोक कलाएं हैं, उनकी एक एक पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। तो इस सीरीज का नाम मैंने रखा है कलर्स ऑफ इंडिया, और इस सीरीज की पहली पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ये मेरी पुरानी पेंटिंग है, इसको अभी मैंने फ्रेम भी नहीं कराया है। ये बहुत ज्यादा घनी बनी है, आपके लिए थोड़ी कठिन पड़ेगी। और ये किस तरीके से बनी है, इसके लिए मैं आपके लिए छोटी पेंटिंग बना के लाई हूँ। और इस वीडियो में अभी आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से मधुबनी पेंटिंग बनती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से इसमें कलर्स भरे जाते हैं और क्या क्या इसका तरीका है बनाने का। और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, जब तक मैं इस चित्र को ड्रा करती हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। मधुबनी पेंटिंग भारत और विदेशों में सबसे प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। बिहार की इस लोक कला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। कहा जाए तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में ही इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा मधुबनी बिहार में एक जिला है जिसका अर्थ है शहद का जंगल। यह मधुबनी जिले की स्थानीय कला है, इसलिए इसे मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि हिस्ट्री में इस कला की शुरुआत रामायण युग में हुई। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला नगरी को सजाने के लिए बहुत सारे कलाकारों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने इस अनूठी चित्रकारी से पूरे राज्य को सजाया। और तभी से मिथिला की यह लोक कला चलती चली आ रही है। पहले ये दीवारों और ज़मीन में बनाई जाती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे सरफेसेस पे और बहुत सारे कृत्रिम रंगों से ये बनाई जाने लगी और पे बनाई जाती है। सबसे तो खूबसूरत, आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए पूरी दीवार में लोग इसको बनवाते हैं, और आप अपने घर में भी इस पेंटिंग को सीखने के बाद बना सकते हैं। पहले छोटी जगह पे बनाइए और फिर बड़ी पेंटिंग्स बनाइए, बहुत सुंदर लगती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको अपनी पहले बनाई हुई जो पेंटिंग दिखाई थी, मधुबनी पेंटिंग, उसमें आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पशु पक्षी भी दिखाए गए हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे। यही तो मधुबनी पेंटिंग की खासियत होती है कि इसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के बीच में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। तो इसके पीछे भी एक संदेश है कि प्रकृति की रक्षा का संदेश। राधा कृष्ण, राम सीता, अब राम सीता के विवाह से ही चूँकि ये पेंटिंग की शुरुआत हुई है, इसका जन्म ही सीता जी के विवाह से हुआ है, तो उनके विवाह के चित्र और राधा कृष्ण, कृष्ण लीलाओं के चित्र और बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र और प्रकृति की अनूठी छटा मधुबनी पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं मैं चित्र को स्केच कर चुकी हूँ और अब सारे स्केच को ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। वैसे तो आउटलाइनिंग करने का पारंपरिक तरीका है निब। जैसे फाउंटेन पेन की निब होती है, वैसे ही निब वाले होल्डर आते हैं जिनसे इंक में डुबा डुबा कर पूरे चित्र की आउटलाइनिंग की जाती है। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन मैं यहाँ परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 00 नंबर ब्रश से एक्रिलिक कलर या फिर वाटर कलर या अपनी चॉइस के किसी भी ब्रांड के कलर से आउटलाइनिंग कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग की यह विशेषता है कि पूरा चित्र डबल लाइनिंग करते हुए बनाया जाता है। इसके भी दो कारण हैं कि पेंटिंग में बहुत घनी डिजाइन होती है, ऐसे में डबल लाइनिंग से
पूरा चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा कारण है कि हर रंग दूसरे रंग से अलग नज़र आए। आप देख सकते हैं कि मेरी पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है उससे मेरा फिगर एकदम अलग नज़र आएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप देखेंगे कि पूरा फिगर डबल लाइनिंग से बना हुआ है और ये हर दूसरे रंग से अपने आप अलग हो जाता है। मतलब एक बीच में पतली लाइनिंग आती है जिससे कि डार्क कलर्स जो हैं एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं और ज़्यादा स्पष्टता इसमें नज़र आती है। हर लोक कला की अपनी एक विशेषता होती है। मधुबनी पेंटिंग की ये डबल लाइनिंग इसकी मुख्य विशेषता है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में, कलर्स के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो बिल्कुल ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल होता है, जो एकदम ओरिजिनल कलर्स होते हैं, लाल, हरे, नीले, पीले, और उनको उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जिससे कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स की पेंटिंग में एक अलग ही नज़र आता है। यही इसकी खूबसूरती का राज है, या ये कह लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग अपने चमकते हुए रंगों के कारण ज़्यादा पसंद की जाती है।
तो मेरी पेंटिंग अब लगभग बन चुकी है, जिसे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मैं अपनी इस पेंटिंग के माध्यम से भारत की इस अनूठी कला के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल हुई हूँ। सदियों पुरानी देश विदेश में सबसे अधिक लोकप्रिय यह मधुबनी कलाकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आप भी बनाइएगा, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्कार, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज की ये अगली जो पेंटिंग्स हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट की है और जिसका नाम है कलमकारी। आपको बता दूं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल आर्ट है, मैंने ट्रेडिशनल जो पेंटिंग्स हैं उनमें सबसे कठिन ये कलमकारी चित्रकला है। कलमकारी यानी कलम से बनने वाली चित्रकारी। आंध्र प्रदेश की ये कुछ ही परिवारों में ये चित्रकला बची है, जो कि ज्यादातर कपड़ों में की जाती है। ये ना कोई भित्ति चित्र है, ना ही कैनवस पे या कागज पे की जाने वाली पेंटिंग है। ये पहनने वाले कपड़ों, चादरों और तमाम ये इस तरीके के बेडशीट्स वगैरह ये सब चीजों के लिए यूज की जाती है। और बहुत ही इसमें ये समझ लीजिए कि इसमें 24 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और एक कपड़े को बनने में 45 दिन का समय लगता है। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी कठिन आर्ट है और इसके लिए कितनी तरीके की चीजों का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें वेजिटेबल कलर्स का इस्तेमाल होता है। जो ओरिजिनल आर्ट होती है, जो ओरिजिनल कपड़ों पे पेंटिंग होती है कलमकारी, उसमें कोई भी केमिकल कलर का प्रयोग नहीं होता है। ये कलाकारी अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आई है और चल रही है। धीरे धीरे ये कला कम हो रही है, इसलिए इसकी प्रमोशन की बहुत जरूरत है। दूसरे इतनी खूबसूरत होती है कि देश विदेशों में इसकी बहुत डिमांड है और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर भी है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कैनवस पर उसका एक प्रिंट बना के आपको दिखाऊंगी कि कलमकारी कला किस तरीके से बनती है। तो आप हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी सुंदर है कलमकारी चित्रकला। और एक छोटा सा मैंने नमूना बनाया है और आपके लिए। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। मैं आज यहाँ कलमकारी पेंटिंग के लिए नेट से इस चित्र का प्रयोग कर रही हूँ। मैंने नेट से डाउनलोड किया क्योंकि छोटा चित्र बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है और ये पेंटिंग छोटी थी, इसलिए इतने महीन काम को मैंने नेट से डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसमें इस्तेमाल किया है। आप भी नेट में तमाम चित्र हैं इसके कलमकारी के, तो आप ले सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता इसकी पहचान है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग खान पान के साथ ही अलग अलग कलाओं के दर्शन होते हैं। कहा जाए तो ये
कलाएं भी हमारी परंपराओं और विरासत से हमें प्राप्त हुई हैं। ऐसी ही पीढ़ियों से चली आ रही आंध्र प्रदेश की कला है कलमकारी। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ कलम द्वारा की जाने वाली चित्रकारी से है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। मुख्य रूप से मंदिरों की भीतरी दीवारों पर कपड़े की लंबी लंबी पट्टियों में ये कलाकृतियाँ बनाकर सजाई जाती थी। इन चित्रों में मुख्य रूप से रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इस कला की 2 शैलियाँ प्रचलित हैं। पहली श्री कलाहस्ती, दूसरी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम शैली में लकड़ी के ब्लॉक्स से डिज़ाइन बनाई जाती है। वहीं श्री कलाहस्ती में हिंदू धर्म की गाथाओं का चित्रण हाथ से बना हुआ देखने को मिलता है। इस चित्रकारी में प्रयोग किए जाने वाले रंग विशुद्ध वनस्पति रंग होते हैं। उनमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे कलर्स लाल, हरे, नीले, पीले बनाए जाते हैं। वो सब जैसे कि पीला रंग हल्दी से, हरा रंग पत्तियों से और काला रंग जो आयरन डस्ट होती है यानी कि गुड़ और लोहे की जो जंग होती है, और इसके अलावा एक शायद मट्ठा मिला के उसको तैयार करते हैं काला रंग। तो इस तरीके से तमाम सारे प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। जैसे इंडिगो की पत्तियों से नीला रंग बनाया जाता है। तो इस तरीके से जितने भी कलर्स इस्तेमाल होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। इनमें किसी तरीके का कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। कलमकारी चित्रकला हमेशा सूती कपड़े पर की जाती है, जिसमें चित्र बनाने से पहले, अब इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसको बनाने के पहले कपड़े को एक रात भर गोबर के घोल में रखा जाता है। दूसरी रात्रि में दूध में भिगो कर रखा जाता है और फिर उसे अच्छी तरीके से सुखाकर कूटा जाता है। कूटने के बाद उस पर लेप चढ़ाते हैं और इस तरह कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए बांस या इमली की पतली टहनी की कलम बनाई जाती है। मैंने अपना पूरा चित्र ड्रा कर लिया है और देखिए जैसे कि वो इमली की और बांस की लकड़ी से टहनी से बनाई गई कलम से काले रंग को, प्राकृतिक काले रंग को कपड़े पर इस तरीके से पूरी लाइनिंग की जाती है। उसी तरीके से मैंने उसी शैली का चित्र बनाकर पहले अपने स्केच पेन से उसको पूरा ड्रा कर लिया है। वो महीन महीन रेखाएं इसी तरीके से पूरे चित्र में बनाई जाती। पूरे कपड़े में इसी तरीके से काले रंग की महीन चित्रकारी की जाती है रेखाओं से, और उसके बाद उनमें बीच में रंग भरे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने भी उसी शैली में अपना चित्र को बनाया है और अब मैं इसमें रंग भर रही हूँ। वैसे तो मेरे ये प्राकृतिक रंग नहीं है, ये सब कृत्रिम रंग है। एक्रेलिक कलर से मैं कैनवस के ऊपर बना रही हूँ, लेकिन आपको एक उसका एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं इस पेंटिंग को बना रही हूँ आपके लिए कि देखिए कि कितनी महीन और कितनी सुंदर चित्रकारी है हमारी कलमकारी। आंध्र प्रदेश की ये कलमकारी चित्रकला विदेशों में भी अपना प्रमुख स्थान रखती है। इसलिए हमको इसको देखना भी बहुत आवश्यक है कि कितनी सुंदरता से इन चित्रों को बनाया जाता है और कितनी मेहनत और लगन से इन सबको तैयार किया जाता है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कलम की। कलमकारी में जो कलम बनाई जाती है वो जैसे पतंग उड़ाने वाली एक गुल्ली बनाई जाती है, तो उस लंबी टहनी में रुई लगाकर उसके ऊपर सूती धागे से लपेटा जाता है और फिर पूरी की पूरी कलम उस रुई सहित रंग में भिगो दी जाती है। रंग में डुबा के जब निकाली जाती है तो उसमें कलर भर जाता है। उसको हाथ के प्रेशर से धीरे धीरे करके वो पूरे चित्र में
लाइनिंग में चलता चला जाता है कलर, और इस तरीके से पूरा चित्र एक बराबर लाइनिंग में बन के तैयार होता है। ये टेक्निक, अब आप सोचिए उतने पुराने समय से ये टेक्निक उसी तरीके से है जैसे हमारे स्केच पेन होते हैं कि अंदर उसमें इंक जो है वो इस तरीके से भरी होती है और धीरे धीरे प्रेशर से वो निकलती जाती है। हो सकता है उसी कलमकारी की कलम को देख के स्केच पेन बना हो। अब मैं ज़्यादा जो चौड़े भागों में रंग भर रही हूँ, जिसमें ज़्यादा रंग भरना होता है। आप किसी कलमकारी के कलाकार को देखिए, वो इस तरीके के भाग में जहाँ ज़्यादा रंग भरना होता है तो वो अपनी उंगलियों से फैला के रंग भरते हैं, तो इतने सिद्धहस्त हो जाते हैं कि उनके हाथों के प्रेशर जो है, हाथ का प्रेशर उतना ही पड़ता है जितने की ज़रूरत है, जबकि इतनी महीन रेखाओं के बीच में भी वो अपनी उंगली से किस तरीके से रंग भरते हैं। ये तो देखने वाली बात है कि हमारे देश में इतने सिद्धहस्त कलाकार और इतनी सुंदर चित्रकारी होती है। ये हम लोग की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को जानना चाहिए और इस कला को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब मेरा चित्र लगभग बन के तैयार हो रहा है। अब जो मैंने पहले काली आउटलाइनिंग की थी वो थोड़ी फेड हो गई है, क्योंकि और कलर्स लग जाने के बाद में कहीं कहीं पर उसके ऊपर आ गया है। तो अब मैं एक बार फाइनल टच दूंगी। एक बार फिर से मैं काले रंग से सारी जितनी भी लाइनिंग है उसको फिर से एक बार उस पर दोहरा दूंगी, ताकि मेरा चित्र अच्छी तरीके से उभर के उसका वास्तविक रूप नज़र आए। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, और पूरा बन जाने के बाद आप देखिएगा कितना सुंदर चित्र बन के तैयार होगा। ये हमारे देश में आंध्र प्रदेश की एक विशेष कलमकारी चित्रकला है, जो कि वास्तव में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। कलमकारी पेंटिंग बनाने का जो पारंपरिक तरीका है, वास्तव में वो इस तरीके से नहीं है कि उसमें दोबारा से काली आउटलाइन की जाती है। ये मैं सिर्फ अपने चित्र को, अपनी पेंटिंग को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए कर रही हूँ। ये पारंपरिक तरीका नहीं है, लेकिन उसमें पहले ही पूरी लाइनिंग कर दी जाती है और उसके बाद उसमें कलर भर दिए जाते हैं। कलमकारी पेंटिंग अब लगभग बन के तैयार हो रही है। मैंने इसका बॉर्डर भी ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में मैंने पिछली बार आपको राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बनी ठनी शैली में पेंटिंग बना के दिखाई थी राधा रानी की, और इस बार मैं राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत ही नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बना हुआ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ। और देखिए, ये नाथ द्वारा शैली उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के नाथ द्वारा की है शैली, जो कि मुख्य रूप से वहीं की चितारा जाति बनाती है और इसकी एक अलग अपनी शैली है, तो जिसे पिछवाई चित्रकला के नाम से जाना जाता है।
जी, नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं उन्हें पिछवाई पेंटिंग्स कहते हैं, जो कि बहुत फेमस हैं सभी जगह देश विदेश में। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी आपको एक, चूंकि काफ़ी प्रसिद्ध है इसलिए आपको एक इसकी भी पेंटिंग मुझे बना के दिखानी चाहिए और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। नमस्कार। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आने वाली नाथ द्वारा शैली में बनी ये पिछवाई पेंटिंग्स में पिछवाई शब्द का क्या अर्थ है, चलिए जान लेते हैं। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे वाली। पिछवाई चित्र आकार में बड़े बड़े होते हैं तथा इन्हें मुख्य रूप से कपड़े पर बनाया जाता है। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत नाथ द्वारा शैली में बने भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रण की कला पिछवाई कला कहलाती है। यह शैली उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित नाथद्वारा राजसमंद जिले की प्रसिद्ध चित्रकला है। कहते हैं कि इस कला का विकास यहाँ मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया था, जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मैंने अपने चित्र को ड्रा कर लिया है और अब मैं श्रीनाथ जी की मूर्ति काले रंग के पत्थर की है, इसलिए हमेशा श्रीनाथ जी का चित्र गहरे नीले या काले रंग में बनाया जाता है, जो एक अपनी विशिष्ट पहचान है। और अब मैं चित्र का बैकग्राउंड रंग रही हूँ। श्रीनाथ जी की तस्वीरों में नाथ द्वारा शैली में मुख्य रूप से कमल के फूल, गाय और श्री कृष्ण जी की चित्रकारी प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे पिछवाई चित्रकारी में बने ये बड़े बड़े चित्र लगाए जाते हैं। ये चित्र मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ ही भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को भी दर्शाते हैं। चटकीले चमकदार रंगों में बनी ये पिछवाइयाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे प्रतिदिन के दर्शन में अलग अलग लगाई जाती हैं, जो उस दिन के महत्व के अनुसार होती हैं। अलग अलग ऋतुओं और मौसमों के प्रकृति का चित्रण इन पिछवाइयों में किया जाता है, जिसे 12 मासा कहते हैं। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मनोहर चित्रों वाली पिछवाइयाँ रागमाला के नाम से जानी जाती हैं, जो समय, दिन, ऋतु और उत्सवों के अनुसार प्रतिदिन श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे सजती हैं। मैंने अपने चित्र में श्रीनाथ जी का मुख बनाया है और आप देखते हैं कि आप इनके जो श्रृंगार है वो इनका मोतियों से होता है, मोतियों से रत्न जटित। वास्तव में तो इनकी चिन्ह में इनके जो ठोड़ी है उसमें जो हीरा लगा हुआ है वो बेशकीमती हीरा है। इसके पीछे भी एक कथा है जो औरंगजेब ने इनको इस मूर्ति में लगाने के लिए भेंट किया था। अब औरंगजेब ने क्यों किया था, इसके पीछे भी एक लंबी कथा है, जिसे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि एक बार वो श्रीनाथ जी के मंदिर में जब औरंगजेब लूटने के लिए गया था तो उसकी आँखों की दृष्टि चली गई और फिर जब उसने पुनः उनका दर्शन किया तो उनकी दृष्टि वापस आ गई। तो इस चमत्कार से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के प्रभाव से उसके नेत्रों की जब दृष्टि आ गई तो उसने इस बेशकीमती हीरे को इनके ठोड़ी में लगाने के लिए भेंट किया था। तो इन मुख्य रूप से इन चित्रों में कलाकारों द्वारा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें पक्का करने के लिए बबूल की गोंद मिलाई जाती है। इन कलाकृतियों का मुख्य गढ़ नाथद्वारा एवं उदयपुर है। इन चित्रों को बनाने का काम मुख्य रूप से चितारा जाति के लोग किया करते हैं।
समय के साथ पिछवाई कला में भी बदलाव आया है। नए माध्यमों के साथ कला के पारंपरिक विषयों में परिवर्तन देखा जा सकता है। कलाकृतियों का व्यवसायीकरण हुआ है। आज ये कलाकृतियाँ मंदिरों से निकलकर ड्राइंग रूम्स की शोभा बढ़ा रही हैं, अलग अलग आकारों और विषयों में बन रही हैं। आज ये पिछवाइयाँ देश के हस्तशिल्प के विभिन्न प्रतिष्ठानों से निकलकर विदेशों तक पहुँच चुकी हैं। पहनने वाले वस्त्रों पर भी ये चित्रकारी देखी जा सकती है। सिल्क आर्ट, सिल्क फैब्रिक पर भी उपलब्ध है। तो ये अद्भुत कला समय के साथ साथ नए आयामों में होते हुए विश्व स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत की पारंपरिक कलाओं की इस गौरवशाली संस्कृति का प्रचार प्रसार एक नवीन रूप धारण करके देश विदेश में अपनी पताका फहरा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी इस पारंपरिक कलाओं पर जो विश्व में अद्वितीय है। मुझे अब देखिए, मैं इनका श्रृंगार पूर्ण रूप से कर रही हूँ और धीरे धीरे करके मेरी पेंटिंग पूरी होने के लगभग है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें और श्रृंगार होगा। और इनकी पुतलियों में मैं, आप देखते रहिए पेंटिंग में और अंत तक देखना ना भूलिए जब ये बन के तैयार होती है। मुझे इस नीले बैकग्राउंड में थोड़ी कमी नज़र आई, इसलिए मैंने इस चित्र में बैकग्राउंड को लास्ट में बदला है, थोड़ा हरा रंग लाके इसमें, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया है, पीला और हरा रंग का मिश्रण इसमें किया है, जिससे ये पेंटिंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं मैंने श्रीनाथ जी की पुतलियों में इस तरीके से, जैसे सामने देख रहे हैं, इस तरीके से बना दिया है। और अब पेंटिंग लगभग पूर्ण हो चुकी है और मोर पंख भी बन चुके हैं। बस थोड़ा सा काम, इनको तिलक लगना बाकी है और नाक में जो ये विशेष नथ है इनकी, उसको बनाना बाकी है। तो आप प्लीज़ मेरी पेंटिंग को अंत तक देखना ना भूलिएगा, और अंत तक देखेंगे तभी आप बता सकेंगे कि कैसी बनी। श्रीनाथ जी का अद्भुत दिव्य दर्शन आपको तभी हो सकेगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हौसला दीजिए कि मैं इसी तरीके के सुंदर पेंटिंग्स बना के आपके सामने लाती रहूं और मुझे आपका प्यार मिलता रहे। आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा हरे और ये पीले कलर में कर दिया है और अब तस्वीर ज़्यादा खिल के आ रही है। कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज मैंने शुरू की है अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर से नए लोगों को परिचित कराने के लिए। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मैं देती हूँ उससे
युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में कला कितनी समृद्ध और हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी अधिक समृद्ध है, देश विदेश में प्रचलित है, लोकप्रिय है, लेकिन हमारे युवा शायद इस चीज को नहीं जानते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत परिचय देना और उनके बारे में, उनके जो तरीके हैं बनाने के, उनकी जो शैली है, उसके बारे में बहुत आवश्यक है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है आर्ट में, पेंटिंग में, तो उनके लिए ये सब बातें जानने बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने इसी सीरीज में आपके लिए महाराष्ट्र की वार्लिंग पेंटिंग के बारे में बात करूंगी। अभी पिछले मैंने 2 वीडियो डाले थे भित्ति चित्रों के बारे में, जिसमें बिहार की मधुबनी और केरल की म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में आपको बताया था, जो भित्ति चित्र हैं यानी वॉल पेंटिंग्स हैं, दीवार पे की जाने वाली। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में वार्ली पेंटिंग का एक समृद्ध खजाना है कहना चाहिए, जो कि एक वार्ली जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, और वो म्यूरल है यानी कि भित्ति चित्र है, दीवारों पर बनाया जाता है। ये उनकी संस्कृति है जो कि भित्ति चित्रों के माध्यम से वो अपने लोक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। इनकी क्या विशेषता है और किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक पेंटिंग भी बनाई है और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, बना के दिखाऊंगी। और प्लीज़ कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और उत्साह से अगले वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू। वार्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पास बसने वाली एक जनजाति वार्ली द्वारा बनाई जाती है। इस कला की मुख्य विशेषता है कि इसमें देवी देवताओं के नहीं बल्कि वार्ली जनजाति अपने सरल जीवन के चित्रों को चित्रित करती है, जिसमें प्रमुख रूप से फसल पैदावार, उत्सव, शादी, जन्म और धार्मिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि से संबंधित चित्र होते हैं। करीब 10,000 साल पहले पाषाण युगीन मानव द्वारा बनाए भित्ति चित्रों से मिलते जुलते इनके चित्र प्रकृति के बहुत करीब हैं। वार्ली चित्रकला वृत्त, त्रिकोण और चौकोर जैसे ज्यामितीय आकारों से बनाई जाती है। वृत्त अर्थात गोलाकार घेरा प्रतीक है सूर्य और चंद्रमा का, और त्रिकोण प्रतीक है पर्वतों और ऊंचे पेड़ों का। इसी श्रृंखला में बनाई जाने वाली चौक प्रतीक है धरती के चौकोर टुकड़े की। वार्ली जनजाति में देव चौक और लग्न चौक विवाह उत्सवों में अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। मैंने अपना चित्र ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसका बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ। जैसे पारंपरिक रूप से गेरू से ही दीवारों को रंग के और उसके बाद उसमें पिसे चावल के आटे से जो चित्र बनाए जाते हैं, मैंने उसी तरीके से अपनी पेंटिंग को लुक देने की कोशिश की है। और आप देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे मैं गेरुए रंग से ही कलर कर रही हूँ। और जो भी चित्र मैंने बनाया है वो ज्यामितीय आकारों से ही तैयार हुआ है। और आप देखिए इसको किस तरीके से एक गोल घेरा बीच में बनाकर मैंने दीपावली के समय होने वाले लोक नृत्य को प्रदर्शित किया है अपनी पेंटिंग में, और किनारे बॉर्डर बनाए हैं। अब जो पारंपरिक रूप से बनता है वो दीवार को गेरू, गोबर और मिट्टी के लेप से लेप करके तैयार किया जाता है, और 2 त्रिकोणों को जोड़कर वार्ली कलाकार उन्हें जानवरों, मनुष्यों और मनचाही आकृतियों में ढालते हैं। यहाँ देखिए मैं भी
उसी तकनीक से बना रही हूँ। सीधी और सरल तकनीक से बने इन चित्रों को वारली अपने घर की अंदरूनी दीवारों पर बनाते हैं। चित्रों में केवल सफ़ेद रंग का ही प्रयोग किया जाता है, जो पिसे चावल के आटे के घोल से बनाया जाता है और जिसे पक्का करने के लिए थोड़ी सी गोंद मिला दी जाती है। इन चित्रों को बनाने के लिए बांस की तीली के एक सिरे को पीट कर उसे ब्रश या कूंची की तरीके से वारली लोग तैयार करते हैं, जो कि अब इस समय तो नई जितनी भी नई चीज़ें आ गई हैं, कलर्स हैं, अब पेंटिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वर्तमान समय में इस तरीके से होता है। लेकिन जो पारंपरिक तरीका है, आज भी वारली समुदाय में इस तरीके से ब्रश और कूंची बनाई जाती है और जिस दीवार पर ये चित्रकारी की जाती है, पहले उस पर गेरू, मिट्टी और गोबर का लेप लगा के उसे सुखा के तैयार किया जाता है। मिट्टी की दीवार पर चावल के आटे के घोल से बनी इस चित्रकारी के पीछे वारली समुदाय का प्रकृति के प्रति गहन लगाव दिखाई देता है। मतलब भूमि और उससे उपजे चावल के आटे से उस पर चित्रकारी करना वारली समुदाय के भूमि और फसलों के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम को प्रदर्शित करता है। धरती संतान कहे जाने वाले इस वारली समुदाय को अपने रीति रिवाजों, कला और संस्कृति पर बहुत मान है। आप देख रहे हैं कि इनके पारंपरिक नृत्य का दृश्य है और अब इस पेंटिंग के बॉर्डर को मैं बनाना जा रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम सीधी लाइनों और सरल चित्रों से बॉर्डर बनाए जाते हैं। इस पेंटिंग की विशेषता है, इसमें कुछ विशेष बॉर्डर बनाए जाते हैं जो कि सीधी लाइनों, फूल और पत्तियों से बनाए जाते हैं। तो मैंने इस बॉर्डर को चुना है और मैं इससे अपने पेंटिंग को चारों ओर से एक सुंदर रूप प्रदान कर रही हूँ। कहा जाए तो वारली चित्रकला वास्तव में वारली जनजाति की जीवन शैली है। सदियों पुरानी इस कला ने 70 के दशक तक आते आते व्यावसायिक रूप से अपनी सफलता की शुरुआत की। इस कला के प्रति समर्पित वारली समूह के कलाकार जिव्या सोमा महसे को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इस समूह में अनेक अच्छे कलाकारों को जब कला के पारखियों ने देखा तो उसको बहुत महत्व दिया गया और इस लोक कला को प्रकाश में लाया गया। धीरे धीरे यह चित्रकला अपने सीमित दायरे से बाहर आने लगी और आज वारली पेंटिंग्स में विभिन्न कृत्रिम रंगों का प्रयोग कागज, कपड़े और कैनवस पर किया जाने लगा है। वारली पेंटिंग्स से हटकर आज जो वारली पेंटिंग्स का पारंपरिक रूप था उसमें प्रकृति, फूल, पत्तियाँ, मनुष्य जीवन, ये सब उनके साधारण जीवन को प्रदर्शित करने वाली जो पेंटिंग्स थी, तो धीरे धीरे समय के साथ उनमें ये परिवर्तन आया कि आज की जो वारली पेंटिंग्स हैं वो कृत्रिम रंगों से बनी हुई हैं। कागज, कपड़े, कैनवस का यूज़ होने लगा है उनके लिए और इसके साथ साथ उन पेंटिंग्स में विकास की नए दौर के दर्शन होते हैं। विकास के नए दौर को देखा जा सकता है, जैसे कि इमारतें, कारें, हवाई जहाज़ तक के चित्र अब इनमें चित्रित होने लगे हैं, जिससे वारली समुदाय की इस कला के विस्तृत होते दायरे का भी अनुमान लगाया जा सकता है। आज वारली चित्रकारों की एक बड़ी खेप देश विदेश में इस चित्रकला के निरंतर नए आयाम दे रही है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना चित्र पूरा कर लिया है और अब मैं इसको और उभार देने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड से इसमें लाइनिंग कर रही हूँ जितने भी फिगर्स हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसमें और उभार आएगा और मेरा चित्र और ज़्यादा सुंदर लगेगा। पेंटिंग पूरी होने वाली है। आप देख सकते हैं कि अब इसका बैकग्राउंड गेरुए रंग का है और वाइट कलर से इसमें मैंने चित्रकारी की है, पेंटिंग बनाई है जो कि फैब्रिक कलर से मैंने की है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिट्टी के घरों में ये
चित्रकारी कितनी सुंदर लगती होगी गेरू से पूरी पुती दीवारों पर चावल के आटे के घोल से बनी हुई। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिए कि वारली पेंटिंग ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्कार, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में ये मेरा 12वां एपिसोड है और इस बार मैं आपके लिए लाई हूँ मीनाकारी पेंटिंग। जी हाँ, मीनाकारी पेंटिंग वैसे तो बाहर की है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको बहुत प्राचीन समय से अपनाया गया है और बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी इसमें होती है, ज्यादातर बर्तनों में। और आपने गहनों में तो सुना ही होगा, सोने चांदी के गहनों में बहुत सुंदर मीनाकारी का काम होता है और तमाम पेंटिंग्स भी बनती हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आई और मैंने आपके लिए एक इसका एग्जाम्पल बना के दिखाया है। तो चलिए देखते हैं मीनाकारी पेंटिंग। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार। मीनाकारी कला में कलाकारों द्वारा सोने चांदी जैसी धातुओं की सतह पर इनैमलिंग की जाती है, जो धातु की सजावटों में सबसे कठिन काम माना जाता है। मीनाकारी शब्द मीना या मीनू से लिया गया है, जिसका पारसी में अर्थ है स्वर्ग। भारत में 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में राजा राम सिंह राजस्थान से मीनाकारी की कला लेकर आए और मीनाकारी कला इतनी अधिक पसंद की गई कि लाहौर से इस कला के मीनाकारों को बुलाकर मेवाड़ में इनकी एक कार्यशाला स्थापित कराई गई और बहुत ही जल्द पूरे भारतवर्ष में ये बहुत लोकप्रिय हुई और राजस्थान भारत के मीनाकारी व्यापार का केंद्र बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मीनाकारी का मेन काम वास्तुकला में होता था, दीवारों, खंभों और छतों को सजाने के लिए। लेकिन सम्राट की बेगमों को ये कला इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस कला को अपने आभूषणों में बनवाना शुरू कर दिया। राजस्थान से शुरू होने वाली ये कला पंजाब, दिल्ली, लखनऊ और बनारस में छा गई। और मज़े की बात, इस अलग अलग हिस्सों में भारत के इस कला की अलग अलग तकनीक और शैली अपनी अलग अलग विशेषता के कारण विकसित हुई। मीनाकारी की सबसे उत्तम कलाकारी जयपुर में तैयार की गई, जबकि कागज जैसे पतले परत पर मीनाकारी बीकानेर के मीनाकार करते हैं। कांच पर मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है। संगमरमर पर मीनाकारी का काम जयपुर में बहुत अच्छा होता है। इसी तरह जहां बनारस के कलाकार अपने काम में कमल की आकृतियों के साथ गुलाबी रंग का अधिक प्रयोग करते हैं, वहीं लखनऊ के मीनाकार हरे और नीले रंग से इनैमलिंग करते हैं। मीनाकारी पेंटिंग में देखिए मुख्य विशेषता ये है कि मैंने ड्रा कर लिया है, बैकग्राउंड पूरा कलर्स से कलर कर लिया है और अब मैं कोन वर्क कर रही हूँ, जो कि गोल्डन पेस्ट से किया जा रहा है। तो इस तरीके से पेंटिंग में गोल्डन पेंट के बीच में जो कलर्स होते हैं, जैसे जो ग्लास कलर्स कहलाते हैं, जो शीशे में करने वाले कलर्स कहलाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गोल्डन पेस्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं कि जैसे साधारण कोन बनते हैं, मार्बल पाउडर और फेविकोल और थोड़ा सा पानी मिला के उसी में मैंने गोल्डन कलर, आपके पास एक्रिलिक कलर हो तो वो मिला दीजिए, नहीं तो वैसे गोल्डन डस्ट भी मिलाई जा सकती है। और इस तरीके से उसको मिक्स करके और साधारण जो कोन होते हैं उन्हीं की तरीके से बना लिया जाता है। ये कोन वर्क इसलिए किया जाता है कि ये चारों ओर से एक बाउंड्री बना देता है, जिससे ग्लास पेंट जब उसमें
ये देखिए मैं शीशी से ही उसको लगा रही हूँ। उसकी नोज़ल होता है आगे और उससे लगा दिए जाते हैं तो वो चारों ओर फैलता नहीं है और उसी में सेट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती है। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रही थी आपको। तो अवध के दरबार में पारसी कलाकारों की इस अद्भुत और सुंदर कला को अपनाया गया। यानी इस कला की नींव भारत में लखनऊ शहर से आरंभ हुई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, प्रतापगढ़ आदि अनेक स्थानों पर इसके कुशल कलाकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को संरक्षित करते आ रहे हैं। इसलिए मैं इसकी शुरुआत के आधार पर इसे उत्तर प्रदेश की लोक कला के रूप में अपनी पेंटिंग सीरीज में लेकर आई हूँ। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश से अधिक कार्य और व्यापार राजस्थान से हो रहा है। आज ये कला पूरे भारत में तो अत्यधिक लोकप्रिय है ही, साथ ही पूरे विश्व ने मीनाकारी के काम की सजी वस्तुओं और गहनों को दिल खोलकर अपनाया है। मीनाकारी वास्तव में एक कलात्मक प्रक्रिया है, यानी प्रयोगशाला कला है। अन्य कलाओं की तरह इसे प्रैक्टिस से ना तो सीखा जा सकता है और ना ही किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इस कला का निर्माण किया जाता है। इस कला में मिट्टी, आग और चित्रकारी का सुंदर प्रयोग किया जाता है। नक्काशी करने वाले, अब ये कई चरणों से गुजरने वाली प्रक्रिया और उसमें कई प्रकार के कारीगर और कलाकार काम करते हैं। किस तरीके से? नक्काशी करने वाले कलाकार इसका डिजाइन तैयार करते हैं। सुनार इस डिजाइन को आभूषण के रूप में ढालते हैं। अंतिम रूप में कलमकार इसका रूप निखारते हैं। जब सुनार इसको बना के तैयार करते हैं तो उसको पॉलिश किया जाता है और कलमकार जो होते हैं इसकी और महीन कामों को और अच्छा मतलब उनको फिनिशिंग देने का काम करते हैं। पॉलिश करने वाले फिर इस पर चमक लाते हैं और सबसे अंत में मीनाकार पूरी कला को मनचाहे रंगों से इसकी शोभा को निखारते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि सदियों पुरानी ये लोक कला जो दीवारों और खंभों से शुरू हुई थी, दुनिया भर में बर्तन, मूर्तियों, दीवारों, दरवाजों, कांच, पीतल, सोने, चांदी, स्टील आदि ना जाने कितनी धातुओं और सतहों से गुजरती हुई अपनी सुंदरता से पूरी दुनिया में छा चुकी है और भारत इसका प्रमुख केंद्र है। धन्यवाद। अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अनेक जातियों और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाएं लोक कलाएं कहलाती हैं। इनमें से बहुत सारी कलाएं लुप्त हो गईं और बहुत सी कलाएं आज भी पूरे भारत को अपने रंगों से सराबोर कर रही हैं। इसीलिए मैंने अपने इस पेंटिंग सीरीज का नाम कलर्स ऑफ इंडिया रखा। बहुत ही सुंदर सुंदर लोक कलाएं हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, युवा वर्ग हमारा नहीं जानता ठीक से। और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस पेंटिंग सीरीज के माध्यम से आपको इसकी जानकारी हो, इसकी शैली आप जानें और देखें कि हमारा देश कितनी अधिक सुंदर सांस्कृतिक समृद्धता से परिपूर्ण है। तो आज की इस पेंटिंग सीरीज की आज की इस कड़ी में मैं गोंड पेंटिंग लेके आई हूँ। आपने कोल, भील, गोंड ये जनजातियों के नाम सुने होंगे। ये वही गोंड जनजाति है जिसके द्वारा बनाए गए जो पेंटिंग्स हैं, बनाए गए चित्र, वो गोंड पेंटिंग्स कहलाती हैं। तो आज मेरी इस श्रृंखला में गोंड पेंटिंग के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, बना के दिखाऊंगी। और चलिए, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताना ना भूलिए कि आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मंडल और डिडोरी जिले के पाटन गांव में निवास करने वाली जनजाति गोंड कहलाती है। गोंड जनजाति द्वारा बनाई गई इस विशिष्ट कला शैली को ही गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पाटन गांव पहले भारत के आम गांवों जैसा ही था,
पर इस गांव का नाम विश्व पटल पर स्थापित करने का श्रेय जाता है इस गांव के युवा चित्रकार श्री जनगढ़ सिंह श्याम को। यूँ तो श्री जनगढ़ सिंह श्याम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी इस चित्र शैली ने इन्हें अमर कर दिया है। आज पाटन और इसके अगल बगल के सभी गांवों में हर घर में महिलाएं और पुरुष इस चित्रकारी को करते हुए देखे जा सकते हैं। आज यहाँ का हर व्यक्ति स्वयं को जनगढ़ सिंह श्याम कहलाने में गर्व की अनुभूति करता है। पाटन गांव का हर घर, आंगन और गांव के लगभग सभी सामुदायिक भवन इस चित्रकारी से आकर्षित करते हैं। गांव से बड़े स्केल पर इन पेंटिंग्स का व्यापार भी हो रहा है। गोंड चित्रकारी ने कहा जाए तो अपने छोटे से गांव के सीमित दायरे से निकलकर दुनिया भर में अपनी लगन और मेहनत के रंगों को बिखेर दिया है। आप देख सकते हैं, अब मैंने अपना पूरा चित्र ड्रॉ कर लिया है। कितना सीधा सरल, इसमें कई मोर बने हैं जो एक पेड़ को देख रहे हैं ऊपर मुँह करके। तो इनके चित्रों की यही तो खासियत है कि ये काफ़ी सीधे और सरल होते हैं। इनमें अभी आप जब मैं रंग भरूंगी और उसमें चटकीले और लाल, पीले, हरे, नीले रंग एकदम अपने ओरिजिनल फॉर्म में भरे जाते हैं। तो इनको बिंदुओं से और छोटी छोटी रेखाओं से पूरे चित्र को भरा जाता है। अभी अगले स्टेप में मैं बनाऊंगी, तब आप देखेंगे। तो ये मैंने अपना चित्र में रंग भरना शुरू कर दिया है। चटकीले रंग हैं, आप खुद देख लीजिए कितना सरल रचना है ये। इनकी कलाकृतियाँ बताती हैं कि अत्यधिक सरल, सीधे, सादे जीवन को भी कलाकार की कल्पना कितना सुंदर बना सकती है। शेर, भालू, मोर, मछली, हिरन, पेड़, नदी, पहाड़ आदि प्राकृतिक वस्तुएं इनकी चित्रकला के मुख्य विषय होते हैं। लंबाई और चौड़ाई, केवल इन दो आयामों वाली इन कलाकृतियों में तीसरा आयाम गहराई का लुप्त होता है। मतलब तीसरा आयाम नहीं होता, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में ही दो आयाम होते हैं। माना जाता है कि यह इन कलाकारों की सीधे साधे सरल जीवन का परिचायक है। गोंड चित्रकारी दीवारों पर भी की जाती है। रंगों का उपयोग भी प्राकृतिक रूप से होता है। अब जैसे ये इस समय मैं तो कैनवास पर बना रही हूँ और एक्रिलिक कलर्स से इन चीज़ों को बना रही हूँ, लेकिन जो वास्तविक रूप से ये चित्रकारी होती है, पारंपरिक रूप से होती थी, अब इसमें बहुत सारे नवीन प्रयोग किए गए हैं और नए रूप में हमारे सामने आ चुकी है। तो अब इसको इस तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मूल चित्रकारी थी, पारंपरिक चित्रकारी, वो अपने मूल रूप में प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी, जो कि ज़मीन पर भी बनाई जाती है, दीवार पर भी बनाई जाती है, कागज़ पर भी बनाई जाती है और कपड़े पर भी बनाई जाती है। और दीवार पर इसमें पिसे चावल, गेरू, पीली मिट्टी और कई प्राकृतिक पदार्थों से बनाए गए रंग प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि पूरे चित्र को छोटी छोटी बिंदियों से और नन्ही नन्ही रेखाओं से जोड़ा जाता है इसके ऊपरी सतह पे। तो यही इसकी खासियत है, यही इसकी सुंदरता है
तो इस तरीके से देखिए, अब मैं इसमें छोटी छोटी बिंदियों से, छोटी छोटी रेखाओं से किस तरीके से उसका एक प्रतिरूप बना रही हूँ। तो आप इसको देख सकते हैं। बड़े चित्र जब बनाए जाते हैं, वास्तविक जो पेंटिंग होती है उसमें बहुत ही महीन काम होता है और इस तरीके का काम होता है जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब वर्तमान समय में ये जो पेंटिंग है, ये जो विधा है 1980 के दशक के आरंभ में मध्य प्रदेश में भोपाल में भारत भवन कला केंद्र की शुरुआत हुई, जिसमें जनजातीय समाजों की रचनात्मकता को सामने लाने का मिशन आरंभ किया गया। इसी मिशन के दौरान कलाकारों के समूह को जनगढ़ सिंह श्याम की कलाकृतियां देखने को मिली। जनगढ़ सिंह श्याम को भारत भवन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी रचनात्मक शैली में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। पारंपरिक साधनों के स्थान पर कैनवस, एक्रिलिक कलर्स, ऑयल कलर्स, ब्रश, तेल आदि सामग्रियों का उपयोग करके उन्होंने इस पारंपरिक कला को अद्भुत रूप प्रदान किया। यहीं से दुनिया भर में जनगढ़ सिंह श्याम के कार्यों का प्रदर्शन की शुरुआत हुई। 1980 से 1995 तक के दशक में उनके समुदाय के 100 से अधिक चित्रकारों ने नए सिरे से, माने नए शैली में, मतलब इसी शैली को नई वस्तुओं के उपयोग से, नई जितनी भी सामग्री को उपयोग करते हुए इस कला के नए आयामों को गति प्रदान की और आज इसको विश्वव्यापी बनाने का कार्य किया है। और इस समय इस कला को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनकी आने वाली पीढ़ियां और उनकी जो नवीन पीढ़ियां हैं वो लगातार प्रयासरत हैं और आज गोंड कला बहुत ऊंचाइयों को छू गई। यानी कि इतने छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े रूप में गोंड कला को आज बड़े बड़े नगरों में लोग अपने ड्राइंग रूम में सजा रहे हैं, विदेशों तक जा रही है, निर्यात हो रहा है पेंटिंग्स का। ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी पेंटिंग लगभग बन के तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कि कितनी नन्ही नन्ही बिंदियों से डॉट्स डॉट्स करके और नन्ही नन्ही रेखाओं से मैंने इसी शैली में इस चित्र को बनाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई होगी और कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।